सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है फॉर द टॉपिक्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। तो एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। टाइम एक्चुअली इस वजह से लग गया बिकॉज ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड करी थी, बट उसमें थोड़ा वॉइस का इशू आ गया था। तो ये वो वीडियो वापस से डिलीट करके मेरे को वापस से नई वीडियो बनानी पड़ी, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। एंड सेकेंडली जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उनको बनाने में थोड़ा सा टाइम मुझे लगता भी है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं खुद बनाता हूँ, किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम मुझे लगता है। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So as you know, my name is Lakshit Sen. I have cleared the written examination twice in 19 and in 2021. I have also cleared the SSB interview for NDA 147 course. ये शायद आप लोगों ने काफ़ी उन्हें देख रखी होगी, बट अगर आप में से कोई पहली बार इस चैनल पे आया है, पहली बार कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट टू विजिट माय चैनल एंड एक बार आप देखो। अगर आपका जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ अगर वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो फॉलो माय चैनल एंड फॉलो द कंटेंट। ओके, आई वाज AIR 389, so I was a merit in candidate. But unfortunately I got medical out and therefore I could not join. Currently I'm pursuing graduation. अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इंस्टा के कमेंट सेक्शन सॉरी यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में तो डाल ही सकते हो। अदर देन दैट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस ID एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो भी PDF है लेक्चर की वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्फ्रेड वेगनर हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912 वाज ए अमेरिकन ज्योग्राफर, जर्मन एस्ट्रोनॉमर, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, फ्रेंच फिलोसोफर। तो इसका सही आंसर है जर्मन एस्ट्रोनॉमर। जो हमारे एल्फ्रेड वेगनर थे, ही वाज ए जर्मन एस्ट्रोनॉमर। ओके, एंड ही प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट द सुपर ओशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यही तो बताया था कि एक जो हमारे जो भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक टाइम पे एक सिंगल कॉन्टिनेंट में थे एंड दे वर सराउंडेड बाय सुपर ओशन। तो इसमें उन दोनों का नाम पूछा है, तो उनका क्या नाम था? क्या पेंजिया गोंडवाना था, लॉरेशिया और पैंथेलासा था, पेंजिया और पैंथेलासा था, या फिर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द नेम वाज पेंजिया एंड पैंथेलासा। कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया एंड जो ओशन था उसका नाम था पैंथेलासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शैलो वाटर बॉडी बिटवीन द पेंजिया, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे पेंजिया और पैंथेलासा ना होके यहाँ पर आएगा लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ये एक्चुअली थोड़ा टाइपिंग एरर है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जो एक्चुअली जो पेंजिया था वो थोड़े टाइम बाद में जब ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बताया था जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर बॉडी, तो जैसे जैसे सेपरेट हो रहा था वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। तो जो बीच में जो शैलो वाटर बॉडी थी इसका क्या नाम था वो पूछ रहे हैं इसमें। ओके, लॉरेशिया वाज द बॉडी ऑन द नॉर्थ, इट वाज लॉरेशिया एंड इट वाज गोंडवाना लैंड। ओके, तो जो बीच में जो जो बीच में जो शैलो बॉडी थी उसका नाम था तैतीस सी। ओके, तैतीस सी इस वाटर बॉडी का नाम नाम था। इसके बाद में, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू द CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो दो डायरेक्शन में मूव हुए थे, फर्स्ट इज इक्वेटर वर्ड एंड सेकंड इज वेस्टवर्ड, सॉरी वेस्टवर्ड एंड इक्वेटर वर्ड। इक्वेटर वर्ड क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर है हमारा, जो इक्वेटर है वहां पे मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर जो है वो थोड़ा उसका बल्जी है, हमारा अर्थ का जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा बल्जी है। And क्योंकि इक्वेटर बल्जी है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, इक्वेटर की तरफ वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर वर्ड अगर हम साउथ के रेस्पेक्ट में देखें तो वो नॉर्थ हो गया, तो सही ऑप्शन होगा इसका नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड वाज द मोशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर प्लेट ऑफ द अर्थ? ओके, सो मेजर प्लेट कौन सी है हमको वो बताना है। ओके, तो इसमें हमारी सारी ये जो तीन है ये तीनों माइनर प्लेट्स है एंड पैसिफिक प्लेट इज द ओनली प्लेट विच इज अ मेजर प्लेट। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने जो मेरा लेक्चर है वो अगर आपने ढंग से देखा तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेशन ना लेते हुए इसको आप एक बार अपनी टेस्ट की तरह उसको कंसिडर करो, और आप ये देखो कि आपने अगर पढ़ा था, पूरा वीडियो देखा था, तो आप उसमें से आपको कितना रिटेन रहा है, मतलब कितना आपको अभी तक याद है। ओके,
जो जो चीज़ याद नहीं है उस पर वापस फोकस लगा के एक बार वापस से वीडियो देखो। ओके, तो इसको इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह कंसिडर करो। ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द सीडीटी स्पोक ओनली अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड नॉट अबाउट द ओशन फ्लोर। क्या करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, हमको बताना करेक्ट कौन सा है। ओके, so yes, option one is statement one is correct. The reason for the movement of separation of continents are not strong enough to move the continents. ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था इसमें जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल बताई थी एल्फ्रेड वैगनर है फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वो दो फोर्सेस बताई थी। फर्स्ट जो थी टाइडल फोर्स ड्यू टू सन एंड मून, टाइडल फोर्स ड्यू टू सन एंड मून, सबसे पहला फोर्स तो ये था। दूसरा फोर्स बनाया था इक्वेटोरियल बल्ज। इक्वेटोरियल बल्ज जैसे मैंने बताया कि इक्वेटोरियल बल्ज, इक्वेटर के वहां पे बल्ज था तो वहां पे मास ज्यादा था, मास ज्यादा था तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा थी, तो उन्होंने इक्वेटर का ग्रेविटेशनल पुल बताया। बट जो दोनों ही फोर्सेस है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वहां पे जो कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक कर दे, तो इसलिए जो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड इसी रीजन की वजह से वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी कि जो रीजंस दिए थे, जो रीजंस दिए थे मतलब जो उन्होंने बेसिकली जो फोर्सेस बताई थी सेपरेशन के लिए वो इतनी स्ट्रांग इनफ नहीं थी। इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ पेंजिया। तो पेंजिया के टाइम पे अगेन जैसे मैंने बताया दो पार्ट्स थे, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, तो उसमें कौन से का पार्ट था? तो इंडिया जो है वो आज तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन वो इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, साउथ में था। फिर धीरे धीरे वो टूट के गोंडवाना लैंड से टूटा और फिर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एशियन प्लेट में, बेसिकली यूरेशियन प्लेट में वो कोलाइड कर गया। नेक्स्ट इज द lithosphere is divided into plates according to the plate tectonics theory. What does the term plate mean? तो प्लेट बेसिकली क्या है? लिथोस्फीयर ही तो डिवाइड हुआ है, जो हमारा लिथोस्फीयर था वो ही तो प्लेट में डिवाइड हुआ है। तो लिथोस्फीयर और प्लेट अलग अलग नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए। प्लेट बेसिकली हमारा लिथोस्फीयर ही है, एंड लिथोस्फीयर हमारा क्या था? लिथोस्फीयर था हमारा क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। The plates are divided on the basis of their chemical composition in oceanic and continental crust. The oceanic crust is primarily made of sial. The continental crust is primarily made of सीमा। तो क्या सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ओशनिक क्रस्ट जो था वो था सीमा का, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था वो था सियाल का। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो स्टेटमेंट वन ओनली इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। ओके, next, consider the following statements about divergent plate boundary. These plate boundaries are also called as constructive plate boundaries as it constructs new crust. क्या सही है? हाँ ये सही है। Fold mountains are formed at this boundary. Fold mountain इस पे फॉर्म करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का फिनोमेना होता है डाइवर्जेंट में, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। मिड अटलांटिक रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेट बाउंड्री। तो ये सही है? हाँ सही है। तो स्टेटमेंट हमारा हुआ ना स्टेटमेंट थ्री। हमारे जो मिड अटलांटिक रीजन वहाँ पे जो हमारी अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट वो डाइवर्स कर रही है। दिस इज आर अमेरिकन प्लेट, दिस इज आर अफ्रीकन प्लेट। तो ये दोनों प्लेट्स डाइवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी नीचे जो मोल्टन मैग्मा रहता है, मोल्टन मटेरियल रहता है, वो ऊपर आता है। ऊपर आता है तो यहाँ पे सॉलिडिफाई होता है, तो यहाँ पे नया क्रस्ट बनाता है और इसको दूर करता है। तो इसी वजह से ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहलाती है। तो इसमें स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। The term subduction zone is related to which type of the plate boundary? Subduction zone किस में आता है? तो subduction zone मैंने बताया था कन्वर्जेंट में, जब एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, मतलब धस जाती है, उसके नीचे चल जाती है अर्थ के इंटीरियर में, तो वहां पे सबडक्शन जोन बनता है। अब सबडक्शन जोन में हमारा कॉन्टिनेंट ओशन में होता है, बिकॉज ओशन ओशन प्लेट में कोलिजन जो सबडक्शन होता है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, होता है बट मेनली कॉन्टिनेंट ओशन आएगा, तो कॉन्टिनेंट और ओशन में जो सबडक्शन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओशन ओशन कोलिजन। तो इसमें ओशन ओशन कोलिजन के बारे में हमको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन ओशनिक ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड। तो ये करेक्ट है क्या? यस इट इज करेक्ट। जब दो ओशनिक प्लेट्स कोलाइड करती है
वहाँ पे ओशनिक ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। आइलैंड एक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अपराइजिंग ऑफ द मैग्मा आफ्टर मेल्टिंग इन द इंटीरियर। ये भी सही है। बेसिकली क्या होता है, जब मान लो ये एक ओशनिक प्लेट है और ये दूसरी ओशनिक प्लेट है, ये दोनों जब कोलाइड करती है तो इनमें से एक डेंसर होने के कारण एक सब्डक्ट करती है। इसमें से एक प्लेट नीचे सब्डक्ट करती है। सब्डक्ट करती है तो नीचे ऑलरेडी मैग्मा है, ये वहाँ पे जाके और ज़्यादा मेल्ट होती है तो बायोन्सी की वजह से ये फोर्स लगाती है एंड क्रैक करके ऊपर लावा आता है, मैग्मा आता है। तो ये धीरे धीरे एक वॉल्केनिक प्लेटफॉर्म बनता है और ये यहाँ पे इकट्ठा होता है। विद टाइम वॉल्केनिक लावा जो होता है ये सरफेस पे आ जाता है। जैसे मान लो ये ओशन का लेवल है, तो विद टाइम स्लोली एंड स्लोली ये सरफेस के ऊपर मतलब ओशन के ऊपर आ जाता है और ये आइलैंड बनाता है। तो जापानीज आइलैंड आर्क एंड फिलीपींस आइलैंड आर्क का एक एग्जांपल ऑफ सच आर्क्स फॉर्म्ड बाय दिस कोलिजन। तो हाँ, ये भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टिनेंट collision. In this collision, fold mountains are formed. Next is Himalayas are formed due to collision of such Himalayas are formed due to such collision. तो क्या सही है क्या? हाँ, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं एंड हिमालयाज भी इसी से फॉर्म हुए हैं। हिमालयाज भी एक टाइप के देखा जाए तो फोल्ड माउंटेन्स ही है और ये भी इसी से प्लेट हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है वन प्लेट सिंक्स इन द इंटीरियर अपॉन कोलाइडिंग एंड द अदर फॉर्म्स फोल्ड माउंटेन्स। तो ये सही है क्या? तो जो सिंकिंग होती है ना प्लेट्स की, वो इसमें नहीं होती। ओशन ओशन में होती है, ओशन कॉन्टिनेंट में होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following plate boundary is known as shear plate boundary? शेयर प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है? तो शेयर प्लेट बाउंड्री मैंने आपको, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। जो हमारी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री होती है उसी को हम शेयर प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, ये एक हमारी प्लेट ये है, दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पे ये है। तो एक इधर ऐसे मूव करेगी, दूसरी ऐसे मूव करेगी, ये बस आपस में रब होके पास ऑन हो जाएगी। तो इसी को शेयर प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द सैन एंड्रियास फॉल्ट इज लोकेटेड एट। सैन एंड्रियास फॉल्ट कहाँ पर है? तो बेसिकली है वो यूएसए में। ओके, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज लोकेटेड एट यूएसए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and select the answer with the help of given codes below. Focus is the point on the surface just above the origin of the earthquake. Focus is also known as hypocenter. तो कौन सा सही है? तो बेसिकली इसमें जो है ना, असर्शन हमारा गलत है। फोकस वो पॉइंट नहीं होता सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर होता है सरफेस वाला पॉइंट एंड फोकस जो होता है वो अर्थ के इंटीरियर में होता है। ये बेसिकली फोकस होगा और ये होगा एपिसेंटर एंड दिस इज फोकस। एंड क्या फोकस को हाइपोसेंटर बोलते हैं? हाँ, फोकस को हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, बिकॉज स्टेटमेंट जो ए है हमारा असर्शन है वो तो फॉल्स है, बट आर हमारा सही है, रीजन हमारा सही है। ओके, एपिसेंटर। एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द अर्थक्वेक वेव्स आर फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड। हाँ, मैंने आपको बताया था, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा है फोकस एंड ये हमारा है एपिसेंटर। अब क्योंकि ये जो एपिसेंटर जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे जो पास में जो सरफेस पे पॉइंट होता है फोकस के, वो वाला होता है। अब क्योंकि ये पॉइंट सबसे पास में होता है, तो जो वेव्स होती है ना वो सबसे पहले एपिसेंटर पे फील होती है, सबसे पहले एपिसेंटर पे ही एक्सपीरियंस होती है। एंड क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस होती है, इसीलिए यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फील होती है। बिकॉज वेव्स मैक्सिमम एनर्जी कैरी कर आती है, मतलब एनर्जी तो सेम रहती है लेकिन जो इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पे होती है, बिकॉज वेव ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे शॉर्टेड होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, वो फील होती है। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी, both of the above. Okay, next question is consider the following statements about magnitude. It measures the amount of energy released from the hypocenter. Yes, it is correct, it measures the amount. It is highest near the epicenter and keeps on decreasing as we move from away from the epicenter. सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जो हमारी एनर्जी रहती है वो थ्रू आउट द अर्थ एनर्जी सेम रहती है थ्रू आउट द अर्थ, लेकिन हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती है। जो मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द अर्थ, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा एपिसेंटर के पास होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इंटेंसिटी कम होती रहती है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स।
ये सही है, यस इट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स अकर अलोंग विच रीजन। तो इसका मैंने बताया था, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है, इसका मतलब ऑप्शन है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट के यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं एंड सबसे ज्यादा वोल्केनोज, सबसे ज्यादा वोल्केनोज जो होते हैं वो भी इसी एरिया में आते हैं। एंड इसी वजह से हम इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ओके, इसी वजह से हम इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनती है पैसिफिक प्लेट के साथ में, और छोटी मोटी और दो चार प्लेट्स और हैं उनके साथ में कन्वर्जन बाउंड्री बनती है। नेक्स्ट, consider the following statements and select the correct answer with the help of codes given below. Earthquakes occur along the mid-Atlantic ridge in the Atlantic Ocean. क्या सही है? हाँ, earthquakes हमारे जो मिड अटलांटिक रीजन वहाँ पे भी आते हैं, थोड़े कम इंटेंसिटी के आते हैं लेकिन आते हैं। ओके, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिटवीन अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली स्टेटमेंट ये कहना चाह रहे हैं। तो हाँ, ये दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जो वहाँ पे जैसे जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ में सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला फिनोमिना होता है। तो जैसे जैसे जो नया क्रस्ट आता है वो पुराने क्रस्ट को बाहर की तरफ पुश करता है, तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड उसी से हमारे अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं। दिस टाइप ऑफ लावा इज हाईली विस्कस, लाइट कलर्ड एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। व्हाट टाइप ऑफ लावा इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। कौन से लावा की बात हो रही है? मैंने आपको लावा के दो टाइप्स बताए थे, एंडेसाइटिक और बसाल्टिक। तो एंडेसाइटिक लावा होता है वो बेसिकली हाईली विस्कस होता है, लाइट कलर का होता है एंड एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, consider the following statements about basaltic lava. This lava is not so explosive in nature because it occurs at the divergent boundary. करेक्ट है। अभी हमने देखा जो एक्सप्लोसिव होता है वो तो एंडेसाइटिक लावा होता है। दिस टाइप ऑफ लावा हैज हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। तो इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है क्या? नो। दिस लावा हैज लो परसेंटेज ऑफ सिलिका। इसमें लो परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है। जो एंडेसाइटिक लावा होता है उसमें होता है हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। और उसमें क्यों होता है, इसमें क्यों नहीं होता? बिकॉज जो हमारा बसाल्टिक लावा है वो हमको मिलता है ओशनिक फ्लोर्स पे। सपोज करो ये ओशनिक क्रस्ट है एंड ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलिका होता है वो तो दोनों में ही होता है। इसमें सिलिका के साथ में एल्यूमिनियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। तो सिलिका दोनों में होता है। तो जो नीचे सपोज करो यहाँ पे वो है हमारा मोल्टन मटेरियल। तो जैसे वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पे उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे सिलिका कंटेंट कम होता है। यहाँ पे उस मोल्टन मटेरियल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, यहाँ पे जो सिलिका कंटेंट होता है वो हाई होता है एंड इसी वजह से इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट, बसाल्टिक लावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक लावा। यस इट इज करेक्ट। बसाल्टिक लावा को बेसिक लावा बोलते हैं, एंडेसाइटिक लावा को एसिटिक लावा बोलते हैं। एंडेसाइटिक लावा को एसिटिक लावा बोलते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, what are the small fragmented materials which are released along with the lava in an explosion? कौन कौन से जो मटेरियल्स फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या उनको टेफ्रा बोलते हैं, क्या उनको पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, या फिर बोथ ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो अगेन इनको दोनों बोलते हैं। टेफ्रा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल दोनों ही उस स्मॉल फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स का नाम है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये हमारा क्रस्ट है एंड यहाँ से जब हमारा वोल्केनिक लावा निकलता है, जब हमारा मैग्मा ऊपर आता है, तो आसपास के छोटे 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 जो रॉक्स एंड पीसेस है उनको भी साथ साथ लेकर आता है। एंड जब इरप्शन होता है तो इरप्शन के साथ में उनको एक्सप्लोड करता है बाहर, एक्सप्लोजन के साथ में बाहर आता है। तो इनको टेफ्रा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं। इन विच टाइप ऑफ ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो आर द लार्ज प्लेन्स एंड प्लेटूज आर फॉर्म्ड। किसमें फॉर्म होते हैं? बार बार रिपीट कराता है ये, फिशर इरप्शन में। फिशर क्या? ये हमारा क्रस्ट है, एक लंबी सी दरार फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो लावा होता है वो प्रेशर के साथ में रिलीज नहीं होता है, आराम आराम से स्प्रेड होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, दूर तक स्प्रेड होता है। एंड वोल्केनिक नहीं होता, मतलब एक्सप्लोसिव नहीं होता, विस्कोसिटी हाई नहीं होती, तो दूर तक स्प्रेड होता है एंड प्लेन्स क्रिएट करता है। कौन सा? फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। नेक्स्ट, अरेंज द टाइप्स ऑफ इरप्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी। तो
मैंने आपको ये बताया था, और जो मैंने आपको पढ़ाया भी था वो भी इंटेंसिटी के फ्लो में ही पढ़ाया था। तो अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे कम इंटेंसिटी होती है हवेन की, फिर स्ट्रोम्बोलियन, फिर वॉल्केनिक पीलियन और एंड लीनियन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसमें मतलब बहुत लो इंटेंसिटी से वो इरप्शन होता है। यहाँ पे थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ती है, यहाँ पे कॉलीफ्लावर शेप में गैसेस बनती है। यहाँ कॉलीफ्लावर शेप में यहाँ पे बनती है वॉल्केनिक में, और यहाँ पे थोड़ी सी गैसेस इरप्ट होती है, और यहाँ पे बबल्स के साथ में जो लावा होता है वो हंड्रेड्स ऑफ फीट तक ऊपर उछलता है। यहाँ पे कॉलीफ्लावर शेप बनता है। यहाँ पे जो मैग्मा बाहर निकलता है वो ऊपर स्प्रेड होता है, लेकिन फिर वो वापस सरफेस के साथ में नीचे फ्लो करता है और एवलांच क्रिएट करता है। लीनियन में एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एयर एशेस बनता है। ओके, ये आपको ध्यान होगा। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला बिकॉज जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं ना वो बच्चों को आसानी से याद नहीं होते। तो क्वेश्चन से आपको याद हो जाएंगे। ओके, एंड क्वेश्चंस आते हैं अब धीरे धीरे आने लग गए बिकॉज यूपीएससी अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएगी। तो फर्स्ट इज डाइक। डाइक मैंने आपको बताया था वो होता है जो कि या तो वर्टिकल हो या फिर ऑलमोस्ट वर्टिकल हो। तो डाइक का हो जाएगा ऑप्शन थ्री। सिल का सिल जो होता है वो डाइक के अपोजिट होता है। तो सिल होगा हॉरिजॉन्टल। अब ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, इन्हीं से ऑप्शंस कंपेयर कर लो। डाइक ए का थ्री, बी का फोर, अब सी का वन। बैथोलिथ, यस सी का वन। पैकोलिथ, वेवी एंड एंटीक्लाइंस। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। बैथोलिथ तो होता है बिल्कुल बड़े से डोम शेप की तरह, ऐसा बड़ा सा होता है जिससे सारा जो पाइपलाइंस होती है, मतलब जो भी वॉल्केनिक मटेरियल तो निकलता है। पैकोलिथ होता है वेव फॉर्म में, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, उसे ट्रफ्स एंड क्रस्ट बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटोवोल्केनोज आर फॉर्म्ड विच फ्रॉम विच टाइप ऑफ लावा। तो स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? लेयर वॉल्केनो, जिनको स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेयर वॉल्केनो। तो जैसे ये ओपनिंग है, ये सपोज करो ये हमारी सरफेस है, एंड ये यहाँ पे नीचे से मैग्मा आ रहा है। तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ पे लावा जमा हो गया। एक और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वहाँ पे यहाँ पे वापस जमा हो गया। तो इसमें लेयर्स बनती है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है, तो जल्दी सॉलिडिफाई कौन सा होगा? जो हाईली विस्कस होगा। हाईली विस्कस कौन सा होता है? वो होता है एंडेसाइटिक लावा, अभी बताया था। ओके, तो एंडेसाइटिक लावा ही स्ट्रेटोवोल्केनोज बनाते हैं। नेक्स्ट, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द माउथ ऑफ एन वोल्केनो एंड फिलिंग ऑफ वाटर इज इट मेक्स अ लेक विच इज नोन एज। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा है वॉल्केनो। इसके माउथ कई बार सॉलिडिफाई हो जाता है जब वॉल्केनो डोरमेंट हो जाता है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो जो ये माउथ होता है, ये जो वेंट होते हैं, यहाँ पे पानी फिल हो जाता है बारिश आने में, यहाँ पे लेक जैसा फॉर्मेशन करता है। तो इस लेक को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो लेक बोलते हैं, वेंट लेक बोलते हैं, क्रेटर लेक बोलते हैं, या फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो ओपनिंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। इसको हम बोलते हैं क्रेटर, और इसलिए वजह से जो पानी फिल होने पे जो लेक बनती है उसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, नेक्स्ट, caldera and crater are both the names given to different type of volcanic openings. What is the difference between them? जैसे इसमें बताई देखिए, कैल्डेरा भी एक टाइप की ओपनिंग होती है। तो कैल्डेरा और क्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो डिफरेंस होता है इनके साइज में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारा क्रेटर। ठीक है, ये हो चुका है सॉलिडिफाई। हाँ, ये सॉलिडिफाई हो चुका है। ओके, अब मान लो थोड़े टाइम बाद में, मतलब थोड़े टाइम बाद में इन द सेंस काफी टाइम बाद में, जो जो इसके नीचे मोल्टन मटेरियल है वो वापस से प्रेशर बिल्डअप करने लगता है, एंड वो प्रेशर बिल्डअप करता है। अब क्योंकि सॉलिडिफाई हो रखा है तो आसानी से तो मटेरियल है वो बाहर आएगा नहीं। एक टाइप पे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, फिर वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ब्लास्ट के साथ में रिलीज होता है। अब ब्लास्ट होता है तो ये सॉलिडिफाई होता है, तो ये आसपास के एरिया को तोड़ देता है। ये वाला इतना हिस्सा टूट के ये बाहर आ जाता है। तो वो जो इसका माउथ होता है वो स्प्रेड हो जाता है ऐसे, मतलब बड़ा सा एक माउथ बन जाता है। तो कैल्डेरा जो होता है वो क्रेटर से बड़ा होता है। ओके, ये क्रेटर है एंड कैल्डेरा इससे बड़ा होगा, साइज का डिफरेंस रहता है इनमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे, एंड आई होप जो मैं बना के लाया हूँ वो आपको अच्छे लगे होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो क्वेश्चंस है मैं किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, ये क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूँ, खुद सोच के बनाता हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा मेरे को प्रैक्टिस सेशन अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, सो दैट इज ऑल्सो ए रीजन आई एम नॉट एबल टू अपलोड दी वीडियोज रेगुलरली। तो बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू फील द सेम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन
like, share and subscribe. So thanks for watching and Jai Hind.